वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में आज हम कुछ पंक्चुएशंस मार्क की बात करेंगे। हम लिखना, बोलना सीख रहे हैं इस कोर्स में। पंक्चुएशन मार्क्स की जरूरत लिखने के लिए और साथ साथ बोलने के लिए भी होती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, खास करके अंग्रेजी को सीखने के लिए, पंक्चुएशन मार्क्स बहुत जरूरी है। पंक्चुएशन मार्क्स का सही जानकारी होना हमारी भाषा को इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव बनाता है। अगर हमारा पंक्चुएशन मार्क करेक्ट नहीं हो तो फिर से लोग हमको सीरियसली नहीं लेते। जब हम कुछ लिखते हैं तो लिखने के समय दो खास चीजों की जरूरत होती है, या बोलने के समय भी। पहला है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। सिमेंटिकली मतलब मीनिंग वाइज एप्रोप्रिएट होना चाहिए। और पंक्चुएशंस के मार्क्स सही जगह पर होने चाहिए। पंक्चुएशन मार्क्स खास करके लिखने में, मतलब रिटन लैंग्वेज में, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम ये जानते हैं लेकिन फिर भी सावधानी नहीं बरतते। इससे हमारे लिखने का और बोलने का इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो आइए हम कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बात करें। आज खास करके उन पंक्चुएशन मार्क्स की बात करेंगे जो पॉजेस के बारे में बताता है, मतलब बीच में रुकना कहाँ होता है, इनके बारे में बताता है। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जैसे कामा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है। कहां पर कामा दिया जाना चाहिए और कहां पर कामा नहीं दिया जाना चाहिए, यह भी जरूरी होता है हमारे लिए। दूसरा है सेमीकोलन। ये कामा कैसे दिखता है ये भी यहां पर आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखिए। सेमीकोलन कैसे दिखता है वो भी देखिए, और कोलन कैसा होता है ये भी देखिए। ये तीन पंक्चुएशन मार्क्स पॉजेस को इंडिकेट करता है, मतलब रुकना कहां है इसको इंडिकेट करता है। तो अगर हम कुछ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं और हमको पंक्चुएशन मार्क्स की जानकारी सही सही है, तो हम पढ़ते समय में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। न सिर्फ वर्ड्स का बल्कि मार्क्स का यूज करके भी हम अपने बोलने के तरीके को, वॉइस के मॉड्यूलेशन को इंपैक्टफुली, इफेक्टिवली बदल सकते हैं। तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि इसकी जानकारी कितनी जरूरी है। साथ में यह भी ध्यान रखिए कि ये सिर्फ एक छोटा लिस्ट है, और भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क होता है इंग्लिश में, जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं, जो इस तरह दिखता है। इसका मतलब क्या होता है अभी तक आप जरूर जानते होंगे। इसका मतलब होता है जब सेंटेंस खत्म होता है, ये सेंटेंस बाउंड्री है। फुल स्टॉप का मतलब सेंटेंस बाउंड्री होता है, मतलब ये सेंटेंस के अंत में इसका यूज किया जाता है। बाकी कामा, सेमीकोलन और कोलन ये सारे सेंटेंस के बीच में होते हैं, ये सेंटेंस बाउंड्री नहीं है। कामा जहां हम देखते हैं या सेमीकोलन देखते हैं या कोलन देखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। एक दूसरा मार्कर होता है सेंटेंस बाउंड्री के लिए, वो है क्वेश्चन मार्क। तो बाकी सारे तरह के सेंटेंसेस का बाउंड्री मार्क और सेंटेंशियल एंड ऑफ द सेंटेंस हम इंडिकेट करते हैं फुल स्टॉप से, और क्वेश्चन सेंटेंस को एंड करते हैं क्वेश्चन मार्क से। एक तीसरा मार्कर होता है
जो ऐसे ऐसे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये 3 ऐसे मार्क्स हैं जो सेंटेंस के अंत में आते हैं और ये तीनों सेंटेंस के बीच में आते हैं। ये एक मेजर डिस्टिंक्शन है जो हमको जानना चाहिए। अब हम आगे आपको बताते हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। हमने फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की बात की। तो फुल स्टॉप्स और ये तीनों ही सेंटेंस के अंत में यूज होता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का यूज होता है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, और दो तीन तरह की चीजों के मिलने के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज होता है। इस वर्ड का मतलब ही एक्सक्लेमेशन है। जब हम किसी तरह के आश्चर्य को व्यक्त करते हैं, वो कोई भी भाव हो सकता है, तो हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। अब आज हम सबसे पहले पॉजेस के बारे में देखते हैं और उनमें से पहला कॉमा कैसे और कहां यूज किया जाता है। क्योंकि फुल स्टॉप के बाद कॉमा एक दूसरा साइन ऑफ पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन मार्क है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसलिए और इसकी जानकारी होना और भी ज्यादा जरूरी है। सभी चीजों की जानकारी जरूरी है लिखने के लिए और बोलने के लिए, लेकिन कॉमा का यूज जरूरी है। तो अभी ठीक से देखिए, सबसे पहला और एसेंशियल यूज कॉमा का होता है जब हम अलग अलग चीजों का कोई लिस्ट हो और उसमें से हर एक आइटम को सेपरेट करते हैं। जैसे यहां एग्जाम्पल देखिए, यहां एग्जाम्पल है, आई हैव टू बाय सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क एंड एग फ्रॉम द सुपरमार्केट। ये देखिए लिस्ट क्या है, सीरियल, पल्सेस, मिल्क, एग्स। ये 4 चीजें खरीदनी है। हमारे लिस्ट में 4 चीजें हैं, तो उन 4 चीजों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज होता है। एक और बात ध्यान से सुनिए, सीरियल के बाद कॉमा यूज किया, कॉमा वर्ड जहां खत्म होता है उसके ठीक बगल में होता है। उस वर्ड और कॉमा के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, कोई गैप नहीं होता। किसी भी पंक्चुएशन मार्क और जहां पर पंक्चुएशन मार्क लगाया जाता है उसके बीच में गैप नहीं होता। खासकर कॉमा को देखिए, पल्सेस के बाद, मिल्क के बाद और एंड एक्स। यहां पर देख करके ऐसा लगता है कि कॉमा नहीं भी लगाते तो एंड तो था हमारे पास 2 चीजों को सेपरेट करने के लिए। जैसे हम कभी कहते हैं जॉन एंड मेरी केम लेट यस्टरडे, तो जॉन के बाद कॉमा नहीं लगाया जाता है। लेकिन जब हमारे पास जब हम सिर्फ 2 चीज की बात करते हैं तो एंड लगाकर 2 चीजों को सेपरेट करते हैं, वहां पर कॉमा का यूज नहीं होता। लेकिन जब हमारे पास एक बड़ा लिस्ट है, हमने यहां पर सेंटेंस को छोटा रखने के लिए सिर्फ 4 आइटम का यूज किया है, तो हर एक आइटम के बाद कॉमा का यूज होता है और लास्ट 2 के बीच में एंड आता है। लेकिन उन 2 में से जो पहला है उसके बाद कॉमा का भी यूज होता है। हमारा मतलब इससे है, ये देखिए यहां पर मिल्क के बाद कॉमा लगा हुआ है, फिर एंड एक्स हम कहते हैं। तो आई हैव टू बाय सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क एंड एग्स। ध्यान से सुनिए, आपको बोलने में भी इसका एहसास होगा कि हम पॉजेस दे रहे हैं। जैसे आई हैव टू बाय, इतने में कोई पॉज नहीं था बीच में, आई हैव टू बाय। अगर हमको एक ही चीज खरीदना है तो हम सीधा बोलते हैं आई हैव टू बाय मिल्क, आई हैव टू बाय एग्स। लेकिन जब हम एक पूरे लिस्ट की बात करते हैं तो बीच में पॉजेस की जरूरत होती है और वो पॉज कॉमा से इंडिकेट होता है। आई हैव टू बाय
सीरियल, पल्सेस, मिल्क एंड एग्स। इस तरह से बोलने से क्लैरिटी होती है, लिखने में भी और बोलने में भी। तो ये पहला यूसेस है कॉमा का। आई हैव टू बाई मिल्क एंड शुगर फ्रॉम द सुपरमार्केट। तो ये जब हमने आपको बताया कि जब दो ही चीजों की जरूरत होती है तो हम सिर्फ एंड से यूज लगाते हैं। पुट ए कॉमा आफ्टर एवरी आइटम इन द लिस्ट एक्सेप्ट द लास्ट। तो ये जो लास्ट वाला आइटम है ना, एग्स, उसके बाद कॉमा नहीं यूज होगा। तो ये रूल है, इसको ध्यान से देखिए। दूसरा रूल कॉमा के यूज का ये होता है कि इट सेपरेट्स वर्ड्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ध्यान से समझिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हियर अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट अटेंड द क्लास। तो आई डिड नॉट अटेंड द क्लास इज द सेंटेंस। अनफॉर्चुनेटली एक एडवर्बियल मार्कर है। तो जो सेंटेंस का पार्ट नहीं है उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज किया गया है। जैसे अनफॉर्चुनेटली के बाद कॉमा का यूज किया, ये दिखाने के लिए कि ये पूरा सेंटेंस है। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास। यहां देखिए, अनफॉर्चुनेटली स्पीकर्स ओपिनियन, अनफॉर्चुनेटली स्पीकर्स ओपिनियन, ये क्या है? ये जो हम बोल रहे हैं ये हमारा ओपिनियन है और ये इस सेंटेंस में एक एडवर्ब है। और ये जो सेंटेंस है आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, ये मेन सेंटेंस है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। सो सेंटेंस एडवर्ब्स क्या क्या होते हैं? जैसे हम फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, फ्रैंकली, होपफुली, सैडली, इन चीजों का यूज हम, ये सारे एडवर्ब्स हैं और इनके यूज हम सेंटेंस के बिगिनिंग में करते हैं। लेकिन जब भी हम सेंटेंस के बिगिनिंग में इनका यूज करें तो बोलने के क्रम में एक पॉज आता है और लिखने के क्रम में कॉमा देकर के उस पॉज को इंडिकेट किया जाता है। ये जानकारी होगी आपको तो आपकी राइटिंग क्लोज टू परफेक्शन पहुंचेगी, आपकी राइटिंग इंपैक्टफुल हो जाएगी और आप जब बोलेंगे तो भी वो इंपैक्टफुल होगा। इंपैक्टफुल सिर्फ ऐसे नहीं होता, इन चीजों की जानकारी से होती है। और जब आप उस इंपैक्ट के साथ, मतलब जैसे बोलना चाहिए वैसे बोलेंगे तो आपकी बातों को सीरियसली समझा जाता है और आप अपने आप को रिक्वायर्ड सीरियसनेस के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे बोलते समय में। तीसरा यूज कॉमा का होता है जहां हम फॉर्म ऑफ एड्रेस को अलग करते हैं सेंटेंस के साथ। जैसे हम किसी को बोलते हैं, ये एग्जांपल देखिए, रिया कैन यू प्लीज होल्ड दिस बकेट फॉर ए सेकेंड। सो कैन यू प्लीज होल्ड दिस बकेट फॉर ए सेकेंड, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस है। देखिए इसके अंत में बिना किसी गैप के क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है और रिया के पहले कॉमा का यूज किया गया है। तो इस तरह से जो हमने एड्रेस फॉर्म का यूज किया सेंटेंस में, उसके बाद कॉमा का यूज जरूरी है। सर प्लीज कम इनसाइड। सो जब हम किसी को सर कह करके एड्रेस करते हैं एड्रेस फॉर्म में, इसका के बाद कॉमा का यूज होता है, प्लीज कम इनसाइड। फॉर्मल लेटर्स और ईमेल्स में ये भी लिखने का, हम आजकल बहुत ज्यादा ईमेल्स लिखते हैं, फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। ईमेल भी फॉर्मल लेटर्स की तरह होता है, तो उसमें भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो सैल्यूटेशन के बाद जैसे हम लिखते हैं ना, डियर सर, डियर जॉन, कभी हम थोड़ा सा इनफॉर्मल लिखते हैं तो उसमें लोगों का नाम यूज करते हैं, उसके बाद कॉमा होगा। और अगर हम सर लिखते हैं या मैडम लिखते हैं तो उसके बाद कॉमा का यूज होगा। डियर सर, डियर मैडम, डियर सर एंड मैडम, डियर रिया, ये देखिए हमने कॉमा का यूज किया। ऐसा माना जाता है कि कॉमा का यूज ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में कॉमा के बदले में कोलन का यूज किया जाता है। मतलब वही है, पॉज देने के लिए, एक ब्रेक देने के लिए। लेकिन ये आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ग्रीटिंग्स के बाद, सैल्यूटेशंस के बाद ईमेल लिखने में या फॉर्मल लेटर लिखने में। इसी तरह से ईमेल और लेटर की क्लोजिंग में
भी कॉमा का यूज होता है और यहां पर सेमीकोलन का यूज नहीं होता है। जैसे हम लिखते हैं ना अंत में योर्स सिंसियरली, कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं सिंसियरली योर्स, एक ही बात है। लेकिन फेथफुली योर्स और योर्स फेथफुली दोनों ही के बाद सिर्फ कॉमा का यूज किया जाता है। इस तरह की चीजों को जानने के बाद एक और चीज देखिए, एक और कॉन्टेक्स्ट ध्यान से देखिए जहां कॉमा का यूज किया जाता है। कहां? जहां हम लिंकिंग वर्ड्स को सेपरेट करते हैं। याद है अभी अभी हमने बात की थी, एडवर्ब्स को सेपरेट किया था, उसी तरह से लिंकिंग वर्ड्स को भी सेपरेट करते हैं। जैसे लिंकिंग वर्ड सेंटेंस में कौन कौन से होते हैं? आपने आमतौर पर देखा होगा सेंटेंसेस में हम हाउएवर, देयरफॉर, फॉर एग्जाम्पल, इन फैक्ट, इस तरह की चीजों का यूज करते हैं। तो इन सभी के बाद इन फैक्ट, फॉर एग्जाम्पल, देयरफॉर, हाउएवर के बाद कॉमा का यूज होता है। कुछ कॉन्टेक्स्ट देखिए, she has not got many friends, however everyone likes her। तो ये कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए दो अलग अलग सेंटेंस दिया गया है। यहां जब however का इस्तेमाल किया तो कॉमा का यूज हुआ है। इसके बाद she has not got many friends, everyone however likes her। अब देखिए जब हम however का यूज सेंटेंस के ठीक पहले करते हैं तो एक कॉमा से काम चल जाता है। लेकिन जब हम ऐसे कहते हैं everyone likes her के बीच में however का यूज करते हैं, everyone however likes her, तो यहां ब्रेक दिखाने के लिए दोनों तरफ कॉमा का यूज किया गया है, everyone के बाद भी और however के बाद भी। ये देखिए she has not got many friends, everyone likes her however, so everyone likes her के बाद कॉमा दिया और however के बाद फुल स्टॉप। तो ये जो लिंक वर्ड है जो उसको सेपरेट करने के लिए प्राइमरीली कॉमा का यूज होता है। My dog knows many tricks, in fact he can bark on command। तो यहां भी देखिए in fact का यूज किया कॉमा, My dog knows many tricks, he can in fact bark on command, he can bark on command in fact। तो ये जो वर्ड है इन फैक्ट या हाउएवर, इस दो एग्जाम्पल में ये लिंकिंग वर्ड है और इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज हुआ है। हमने आपको और भी कॉन्टेक्स्ट दिखाए हैं, जैसे इन फैक्ट अगर सेंटेंस के शुरू में आता है और सेंटेंस के अंत में आता है तो कॉमा से इन फैक्ट के बाद कॉमा लगाते हैं शुरू में, इन फैक्ट से पहले कॉमा लगाते हैं एंड में, और अगर बीच में है तो दोनों तरफ कॉमा लगाते हैं। मेन पॉइंट ये है कि कॉमा का यूज करके हम एक ब्रेक को इंडिकेट करते हैं जो लिखने में और बोलने में भी हमारे लिए कैसे बोलते हैं इम्पैक्ट के साथ, इसको दिखाता है। हम ये समझ पाते हैं पंक्चुएशंस के इस्तेमाल करके, खास करके कॉमा को। एक और उदाहरण देखिए, जैसा मैंने आपसे बताया था शुरू में, कॉमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है और हम बहुत बार यूज करते हैं, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। इस क्लास में हम आपको उनमें से कुछ उदाहरण बता रहे हैं सिर्फ, तो ये आपको समझ में आएगी बात आसानी से। अब जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है सेंटेंस में, वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो ये देखिए, आई अटेंडेड म्यूजिक क्लास लास्ट मंथ, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। When Lina gets home from work, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। तो अब आप देखिए, डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जब हम यूज करते हैं, कैसे कॉमा को यूज करते हैं एक सेंटेंस में। When Lina gets home from work, she practices violin for an hour। तो ये she practices violin for an hour, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये पूरा सेंटेंस है, इसमें ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। चूंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज इसके पहले आया है
तो हम इस दोनों को सेपरेट करते हैं कॉमा के थ्रू। When Lena gets home from the work, pause, she practices violin for an hour. तो एक सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज से डिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा का यूज होता है, खासकर जब वो डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस में पहले आता हो। यहां देखिए, he kicked the ball and they won the match. he kicked the ball मेन क्लॉज है, कॉमा का यूज हुआ and they won the match. तो इस दोनों को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का यूज हुआ है। He kicked the ball, they won the match. यहां भी कॉमा का यूज हुआ है। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज का कॉम्बिनेशन है, इसमें कॉमा बहुत ही ट्रिकी होता है और इसको हमको केयरफुली समझने की जरूरत है। खास करके कौन सा क्लॉज पहले आता है, कौन सा क्लॉज बाद में आता है, इसके लिए। और इसके लिए जानने की जरूरत होती है डिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं। इसके बारे में हम आपको कभी और बताएंगे। लेकिन यहां पर आपको दोनों ही क्लॉजेस का उदाहरण हमने दिया है, तो आपको आसानी होगी ये समझने में कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों हम एक दूसरे को, क्यों हम जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं क्यों कहते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं तो क्यों कहते हैं। तो यहां देखिए, इफ यू गेट गुड ग्रेड्स आई विल टेक यू टू लंदन। अब आप खुद सोचिए इसके बारे में कि इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। डिपेंडेंट क्लॉज का डेफिनेशन ये होता है कि वो अपने आप में अकेले नहीं रह सकता, उसको डिपेंड होना होता है किसी दूसरे सेंटेंस पर अपने पूरे इंटरप्रिटेशन के लिए। तो जब हम मेन क्लॉज, तो इसके लिए मेन क्लॉज ढूंढना आसान हो जाता है। तो इस सेंटेंस में आई विल टेक यू टू लंदन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब मेन क्लॉज है। इफ यू गेट गुड ग्रेड्स, क्योंकि ये कंडीशन है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता अपने आप, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसके बाद कॉमा का यूज हुआ है। इफ यू गेट गुड ग्रेड्स आई विल टेक यू टू लंदन। अब और देखिए, he was so happy when he won the match. यहां पर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आया है, इसलिए इसके बीच में कॉमा का यूज नहीं हुआ है। इसी तरह से जब रिलेटिव क्लॉज और का यूज होता है, रिलेटिव क्लॉज भी अपने आप में एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो दैट मैन इज द क्रिमिनल हु शॉट हिज नेबर लास्ट मंथ, इसमें यहां पर कॉमा का यूज नहीं हुआ है। लेकिन जब हम कहते हैं कि पीपल लव टू सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव विच इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर, तो यहां पर कॉमा का यूज किया गया है। माई कजिन निशा whom you met at my home is heading to US tomorrow. यहां पर ये इंसर्टेड है बीच में, तो इसके दोनों तरफ कॉमा का यूज हुआ है। तो रिलेटिव क्लॉज में कैसे कॉमा का यूज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के कॉम्बिनेशन में कैसे कॉमा का यूज होता है, लिस्ट को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज कैसे होता है, इन सारी चीजों को जानने से हमारा राइटिंग इंपैक्टफुल हो जाता है। एक लास्ट पॉइंट, हम कोटेशंस के पहले कॉमा का यूज करते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, ही सेड इट इज अ वार्म डे। वार्म डे जिसको हम कोटेशंस के अंदर में रखा है, उसके पहले, कोटेशन मार्क के पहले कॉमा का यूज हुआ है। तो ये भी एक रोल है जानने के लिए। अब इस एक्सरसाइज में हम इस स्क्रीन पर हमने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए और ये देखिए कि इसमें कॉमा का यूज कहां-कहां हो सकता है, कहां-कहां नहीं हो सकता है। हमारा चॉइस ये भी है कि हम सेंटेंस इस तरह लिखें, लेकिन इस तरह लिखने से सेंटेंसेस को समझने में प्रॉब्लम होगी, बोलने में भी प्रॉब्लम होगी, मीनिंग समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप जो हमने अभी आपको बताया है
कॉमा का यूज कैसे करते हैं, पॉज के लिए कहां कहां पर करते हैं, अगर उनके साथ आपने यूज किया और ये दिखाया, समझ गए, तो फिर आप इन यहां पर देख सकते हैं कि कॉमा का यूज कहां कहां होता है। ध्यान से सुने, आपने हमारी बातें सुनी, अगर जरूरत हो एक बार और सुनिए और फिर इसको खुद यूज कीजिए। जब आपने यूज कर लिया हो उसके बाद आगे बढ़कर हमारे आंसर को चेक कीजिए जो हमने यहां पर आपको आंसर दिया है। साथ में ऐसा भी कीजिए कि जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हो कहीं लिखा हुआ, तो साइन ऑफ पंक्चुएशन पर ध्यान दीजिए कि कहां पर साइन ऑफ पंक्चुएशन लगाया गया है और क्यों लगाया गया है। ये आपको अपने आप क्लियर होने लगेगा कि कौन सा पंक्चुएशन कहां पर लगाया गया है। तो इस तरह से हमने आपको आज कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताया। शुरू किया हमने कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये सेंटेंस के अंत में लगाए जाते हैं। सेंटेंस के बीच में पॉज के लिए कॉमा, सेमीकोलन और कोलन का इस्तेमाल होता है। आज हमने आपको डिटेल्स में सिर्फ ये बताया कि कॉमा का इस्तेमाल कहां कहां होता है। आपको ये आसानी हो समझने में, इसके लिए हमने आपको कुछ एक्सरसाइज दी है और साथ में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप पढ़ रहे हो तो कॉमा का यूज कहां कहां किया जाता है, कहां कहां कॉमा का यूज किया गया है, अगर इस बात पर आप ध्यान देंगे तो आपके पंक्चुएशन यूज करने का अप्रोच और क्लियर हो जाएगा, आपकी समझ में क्लैरिटी आएगी, आप आसानी से खुद भी यूज कर सकते हैं। और जब जहां उसके थ्रू बोलने के समय में पॉजेस का एप्रोप्रिएट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका लैंग्वेज इंपैक्टफुल होगा। अगले की इसी क्लास में कोलन और सेमीकोलन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसको ठीक से पढ़िए, ध्यान से समझिए। थैंक यू, सी यू सून।